हाय एवरीवन, दिस इज़ दीपिका। वेलकम बैक। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है स्टडी विद कंफर्ट में। आज के सेशन में हम लोग नेशनल पावर इन इंटरनेशनल रिलेशन को समझने वाले हैं कि भाई ये जो नेशनल पावर है वो इंटरनेशनल रिलेशन में इसका क्या कॉन्सेप्ट है, क्या क्या इसके कंपोनेंट्स होते हैं। तो बेसिकली जब आप नेशनल पावर पढ़ रहे होंगे इंटरनेशनल रिलेशन के कंटेक्स्ट पे, तो इसमें से कुछ कॉन्सेप्ट्स आते हैं, जैसे कि सॉफ्ट पावर क्या होती है, हार्ड पावर क्या होती है। ओके, इसके बाद से जैसे कुछ कंपोनेंट्स होते हैं नेशनल पावर के जिसे आपको समझना ज़रूरी है, जैसे कि मिलिट्री पावर, इकोनॉमिक पावर, पॉलिटिकल पावर, कल्चरल पावर, टेक्नोलॉजिकल पावर। ओके, तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं नेशनल पावर के, इनको हम 2 लेक्चर्स में पढ़ेंगे। ओके, पहले आज के सेशन में हम लोग क्या समझने वाले हैं कि भाई नेशनल पावर की डेफिनेशन क्या होती है, मीनिंग क्या होती है, और साथ ही साथ नेशनल पावर के वेरियस कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं जिसके द्वारा आप नेशनल पावर को एनालाइज कर सकते हो। जैसे कि किसी देश की मिलिट्री पावर कैसी है, किसी देश में इकोनॉमिक पावर क्या है, इन कंपोनेंट्स के थ्रू आप एनालाइज कर सकते हो कि किसी भी देश या किसी भी कंट्री की नेशनल पावर का क्या स्टेटस है। ओके, तो हम इसे बहुत सारे एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। टेक्नोलॉजिकल पावर में आप देखोगे इसरो ने अभी हमारे यहाँ चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया इंडिया में। हमारे लिए कितना बड़ा स्टेप था या कितना बड़ा अचीवमेंट्स था हमारी टेक्नोलॉजिकल पावर को शो करने के लिए। ओके, उसी तरीके से जियोग्राफिकल लोकेशन इंडिया की जो इंडियन ओशियन में है। ओके, तो इंडो पैसिफिक एरिया में इंडिया की जो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है उसकी वजह से इंडिया की जो पावर है, पोजीशन है, आप इस चीज़ को एनालाइज कर सकते हो। ओके, तो हम इन चीज़ों को काफ़ी डिटेल में समझने वाले हैं। सेकेंड लेक्चर होगा हमारा कॉन्सेप्ट्स, जैसे कि हम ये समझेंगे कि सॉफ्ट पावर क्या होती है, एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, हार्ड पावर क्या कॉन्सेप्ट है, इसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, और कंट्रीज़ इन्हें अप्लाई कैसे करती हैं। तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या इस कॉन्सेप्ट वाले जो पार्ट है नेशनल पावर का, इसमें आपको लेक्चर चाहिए क्या, ये कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। तो नेशनल पावर को हम डिफाइन करें उससे पहले देयर इज़ अ ब्रीफ अबाउट मी, एंड मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है गाइज, अगर आप पहली बार चैनल में आए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। ओके, आप जब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि नए लेक्चर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। पॉलिटिकल साइंस का जो सिलेबस है, चाहे वो हमारे सेमेस्टर्स एग्ज़ाम्स हों, बीए के, बीए एलएलबी के, या यूजीसी नेट एग्जामिनेशन हो, या ऑप्शनल का सिलेबस हो, उसको हम लोगों ने यहाँ पर कवर किया है। आप जब चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको सेपरेट प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, जैसे कि इंटरनेशनल रिलेशन की, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, इंडियन पॉलिटिकल थॉट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ओके, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, इन सब पे आपको डिटेल प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। आप जाकर अपने नीड के अकॉर्डिंग एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम में ज़रूर फॉलो करिएगा जिससे कि आप कनेक्टेड रहें। आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। आइए अब समझते हैं कि व्हाट इज़ नेशनल पावर। तो नेशनल पावर इन कंटेक्स्ट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन क्या होती है, किसी भी देश, किसी भी कंट्री की वो एबिलिटी जो वो दूसरे देश के बिहेवियर और एक्शन को इन्फ्लुएंस करता है, शेप करता है। ओके, जैसे मान लीजिए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका क्या होता है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को हम कहते हैं कि इसकी नेशनल पावर बहुत ज़्यादा है, सुपर पावर है, क्योंकि भाई अगर कोई देश इसके अकॉर्डिंग नहीं चलेगा तो उसको डायरेक्टली क्या उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, कैसे कि भाई हम आप पे इकोनॉमिक सैंक्शन लगा देंगे, आपके साथ हम ट्रेड नहीं करेंगे, इकोनॉमिक सैंक्शन लगा दिया। ओके, तो ये सारे क्या हैं, ये किसी भी देश की एबिलिटी होती है कि वो किसी भी कंट्री के बिहेवियर और एक्शन को शेप कर पाए। ये होती है नेशनल पावर। कहाँ पर? ग्लोबल लेवल पे। ओके, अब नेशनल पावर एक मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है। नेशनल पावर को कोई एक तरीके से डिफाइन नहीं कर सकते हो। डिफरेंट स्कॉलर्स ने कई तरीके से डिफाइन किया है और कई सारे कंपोनेंट्स बताए, बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं नेशनल पावर के जो किसी भी देश की स्ट्रेंथ और कैपेबिलिटीज़ को एक्सप्रेस करती है। जैसे कि हमने पहले स्लाइड में देखा था ना, मिलिट्री पावर, इकोनॉमिक पावर, पॉलिटिकल पावर। हम इन्हें डिटेल में इन कंपोनेंट्स को भी डिस्कस करेंगे। नेशनल पावर की अंडरस्टैंडिंग हेल्प करती है किसी भी देश की, किसी भी कंट्री की पोजीशन और रोल को एनालाइज करने में।
जैसे इंडिया की स्ट्रैटेजिक लोकेशन, इंडिया की मिलिट्री एंड इकोनॉमिक स्टेटस को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इंडिया की इंटरनेशनल या ग्लोबल लेवल पे क्या पोजीशन है। जैसे हम कहते हैं ना कि प्रेजेंट में इंडिया का ग्लोबल लेवल पे रोल स्ट्रेंथन हुआ है, स्ट्रॉन्ग हुआ है। क्यों? इंडिया में जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, जो हम इस पे देखेंगे, जो कैपिटल या हमारी जियोग्राफिकल लोकेशन हो, चाहे हमारी कल्चरल पावर हो, चाहे वो हमारी इकोनॉमिक पावर, जो हमें रिसेंट में जो इमर्जिंग इकोनॉमी इंडिया है। ओके, तो आप ये देखोगे कि ये सारी, अगर आप नेशनल पावर की अंडरस्टैंडिंग है तो आप एनालाइज कर सकते हो कि भाई किसी भी देश की क्या पोजीशन है, यूएसए और चाइना कहाँ पर स्टैंड करते हैं। ओके, अब आप देखेंगे कि जो ये नेशनल पावर का कॉन्सेप्ट है, ये स्टैटिक नहीं है किसी भी देश के लिए, ये टाइम के साथ साथ चेंज होता रहता है। जैसे जैसे किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक स्टेटस, मिलिट्री पोजीशन, टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट्स, पॉलिटिकल कैपेबिलिटीज़ चेंज होती रहती हैं, वैसे वैसे नेशनल पावर भी उस देश का चेंज होगा। जैसे कि पॉलिटिकल कैपेबिलिटीज़ से आप यहाँ ऐसे समझ सकते हो कि किसी भी देश की पॉलिटिकल लीडरशिप कितनी बोल्ड है। ओके, जैसे यूएस में आप देखेंगे कि ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत आसानी से आप कंपैरिजन कर सकते हो। उसी तरीके से इंडिया में भी है, चाइना में भी, कि किसी भी देश की लीडरशिप किन हाथों में है, वो कितना बोल्ड डिसीजंस ले पाते हैं, कितना क्विक डिसीजंस ले पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें चेंज होती रहती हैं टाइम के साथ साथ में। ओके, तो आई होप कि आपको नेशनल पावर क्या है ये समझ में आ गया होगा। अब अगर आपको वेरियस कंपोनेंट्स को एक्सप्लेन करना है और समझना है कि नेशनल पावर के वेरियस कंपोनेंट्स क्या होते हैं, तो पहला अगर हम डिस्कस करें मिलिट्री पावर। मिलिट्री पावर क्या होती है? किसी भी देश की जो आर्म्ड फोर्सेस है। अब आर्म्ड फोर्सेस में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। हमारी डिफेंस फोर्सेस आ गए, देन हमारे इक्विपमेंट्स कैसे हैं, हमारी डिफेंस टेक्नोलॉजी कैसी है। ओके, तो ये सारे कंपोनेंट्स आते हैं। ये दिखाता है कि भाई अगर एक मिलिट्री स्ट्रांग है किसी देश की, तो जो एडवर्सीज आएंगी या मान लीजिए ऐसी कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन आ गई, तो वो देश कितना कैपेबल है कि अपने आप को डिफेंड कर सकता है, अपनी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को सेव कर सकता है, अपने लोगों को सेव कर सकता है। जैसे मान लीजिए इंडिया और पाकिस्तान को आपको देखना है, तो आप देखोगे ना कि दोनों ही देशों की आर्मी का क्या स्टेटस है, टेक्नोलॉजी का क्या स्टेटस है। ओके, तो यहाँ से आप देखोगे कि अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो कोई भी देश कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है। वहीं आप इंडिया चाइना देख सकते हो, चाइना यूएसए देख सकते हो, कंपेयर कर सकते हो बहुत आसानी से। नेक्स्ट है इकोनॉमिक पावर। अब इसमें आप करंट की चीज़ें मेंशन कर सकते हो, जैसे इंडिया के कुछ रिसेंट स्टेप हैं, जैसे कि डिफेंस कॉरिडोर को बना रहे हैं हम, ताकि अपनी मिलिट्री को हम और स्ट्रेंथन कर सकें। देन इकोनॉमिक पावर। इकोनॉमिक पावर वो एबिलिटी होती है किसी भी देश की जो ग्लोबल इकोनॉमी, ग्लोबल ट्रेड और ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम को इन्फ्लुएंस करता है। जैसे कि मान लीजिए अभी दुनिया भर में जो हमारा जो एक्सचेंज होता है, हो सकता है वो डॉलर पे बेस्ड हो। ओके, मोस्ट ऑफ द ट्रेड। ओके, तो अब ये क्या है, फाइनेंशियल सिस्टम में कितना इन्फ्लुएंस रहा है यूएस का, तो इकोनॉमिक पावर दिखाता है यूएस की। ओके, अभी रिसेंट में आप देखोगे कि इंडिया ने रुपीज़ पे ट्रेड किया कुछ कंट्रीज़ के साथ में। ओके, तो ये दिखा रहा है कि इंडिया भी एक पावरफुल कंट्री बन रही है, इसका फाइनेंशियल सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो रहा है। कई सारे, जैसे हमने श्रीलंका के साथ में, सऊदी अरेबिया के साथ में, कि भाई हम रुपीज़ में एक्सचेंज करेंगे ट्रेड का। ओके, ना कि डॉलर को बेस बनाएंगे। इसी तरीके से किसी भी देश की जीडीपी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है। अब आप देखोगे कि जब इंडिया ने यूनाइटेड किंगडम को रिप्लेस करके 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनी थी, तो ये हमारे लिए कितना प्राइड का सब्जेक्ट था, या यू कैन से दैट कि कितना बड़ा अचीवमेंट था। तो आप अगर ये IMF का डाटा उठाएंगे तो आप देखेंगे कि जो टॉप 5 लार्जेस्ट इकोनॉमीज़ हैं वर्ल्ड की, जिसमें USA फर्स्ट पे है, देन चाइना, जापान, जर्मनी एंड इंडिया। इंडिया पहले 6th पोजीशन में था, UK को रिप्लेस करके 5th पोजीशन में आया।
तो आप ये देखेंगे कि जो इकोनॉमिक पावर है, चाहे वो ट्रेड पे शेयर हो, ट्रेड वॉल्यूम, ओके, करेंसी स्टेबिलिटी क्या है वहाँ का, जो की इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें कितना कंट्रोल है, ओके। तो ये जैसे कि मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ का ऑयल पे कंट्रोल है, तो वो ऑयल के प्राइसेस को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, ओके। तो ये बहुत ज़रूरी होती है इकोनॉमिक पावर एज अ कंपोनेंट ऑफ नेशनल पावर। इसीलिए हर एक कंट्री कोशिश करती है कि उसकी इकोनॉमिक पावर बूस्ट करे। जैसे इंडिया में बहुत सारे प्रोग्राम चलाए गए, जैसे कि मेक इन इंडिया प्रोग्राम हो गया, हमने $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का टारगेट रखा, ये सारी चीज़ें। दूसरा आता है पॉलिटिकल पावर। पॉलिटिकल पावर भी नेशनल पावर का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। किसी भी देश की जो एबिलिटी होती है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, इंटरनेशनल जो नॉर्म्स होते हैं, लॉज होते हैं, उनको शेप करने पे। फॉर एग्जांपल क्लाइमेट चेंज आज के प्रेजेंट टाइम पे बहुत इम्पॉर्टेंट इशू है, ग्लोबल मुद्दा है, ग्लोबल चैलेंज है। तो अब किसी भी देश की कितनी पावर है कि क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो भी लॉज बनाए जाएं, जो भी प्रोटोकॉल बनाए जाएं, ओके, एग्रीमेंट्स हों, उसमें कोई कंट्री कितना इन्फ्लुएंस कर पा रही है। आपने देखा होगा कि इंडिया हमेशा डिमांड करता है कि भाई जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है उस पर रिफॉर्म्स किए जाएं, ओके, क्योंकि इंडिया अभी इंडिया की जो पॉलिटिकल पावर है वो इम्प्रूव हो रही है, स्ट्रेंथन हो रही है हमारी, चाहे वो ग्लोबल लेवल पे इंगेजमेंट हो वो इम्प्रूव हो रही है, ओके। तो या इकोनॉमिक स्टेटस इंक्रीज़ हो रहा है। तो आप देखोगे कि इंडिया अब बहुत ही स्ट्रांगली डिमांड करता है कि भाई हम जो सिक्योरिटी काउंसिल है यूनाइटेड नेशन की, उसका एक्सपेंशन किया जाए और इंडिया को एक मेंबर बनाया जाए उसका, ओके। तो इस तरीके से इंटरनेशनल लेवल पे डिप्लोमेटिक रिलेशंस को आप कितना स्ट्रांगली डिफेंड कर पा रहे हो। अभी हाल ही में आपने एक इशू देखा होगा कि किस तरीके से इंडिया G20 समिट जब कंप्लीट हुई थी, उसके बाद कनाडा के साथ इंडिया के जो इश्यूज़ हुए, तो कनाडा ने इंडिया पे एलिगेशन लगाया था, ओके। इस बार मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया, आपने नहीं देखा तो जाकर देख लेना, ओके। तो जब कनाडा ने इंडिया के डिप्लोमेटिक को अपने यहाँ से देश छोड़ने को बोला, तो रिटर्न में रिटेलिएट किया इंडिया ने बोला कि भाई हम आपके भी डिप्लोमेटिक जो डिप्लोमेट्स हैं उनको यहाँ नहीं रखेंगे। तो देखो, अगर मान लीजिए इंडिया वीक होता तो क्या ऐसे स्टेप ले पाता, अगर इंडिया की पॉलिटिकल पावर इतनी स्ट्रांग नहीं होती, राइट। तो इसी तरीके से अलायंसेज एंड कोलिशन फॉर्मेशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब क्वाड का फॉर्मेशन से आप ये एनालाइज कर सकते हो कि इंडिया की पॉलिटिकल पावर कितनी स्ट्रांग हो रही है, इंडिया की डिप्लोमेसी कितनी स्ट्रांग हो रही है। नेक्स्ट है कल्चरल पावर। कल्चरल पावर किसी भी देश की एबिलिटी होती है, एक तरीके से सॉफ्ट पावर में आता है। अब कल्चरल पावर कैसे रिफ्लेक्ट होते हैं, क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि किसी भी देश की मीडिया, आर्ट, इंटरटेनमेंट, राइट, जैसे कि बॉलीवुड, हॉलीवुड, एजुकेशन, सॉफ्ट पावर इनिशिएटिव्स, जैसे कि जो वैल्यू सिस्टम होता है, जो फूड होता है, कल्चरल वैल्यूज़ होती हैं इसका, जैसे कि इंडियन वेडिंग जो प्रैक्टिस है, रिचुअल्स है, उसको कितना ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। इसमें सारी चीज़ें आ जाएंगी, आपकी लैंग्वेज, कल्चरल प्रैक्टिसेस आ जाएंगी कि वो ग्लोबल ऑडियंस को कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रही हैं, ओके। जैसे कि इंडिया का अगर आप स्पिरिचुअल वो देखें डायमेंशन तो बहुत स्ट्रांग है, दुनिया भर के लोग इन्फ्लुएंस होते हैं और अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के लिए इंडिया में आते हैं, या इंडिया के जो रिलीजियस लीडर्स हैं, स्पिरिचुअल लीडर्स हैं, उनको वो फॉलो करते हैं। तो ये क्या है, कल्चरल पावर है किसी भी देश की। टेक्नोलॉजिकल पावर, कंट्री की जो टेक्नोलॉजिकल पावर है वो जैसे कि इनोवेशन, ओके, चाहे वो किसी भी इंडस्ट्री में क्यों ना हो, मेडिकल में क्यों ना हो, या डिफेंस में क्यों ना हो, स्पेस में क्यों ना हो, ओके, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में क्यों ना हो, या अभी जो रिसेंट में बहुत ज़्यादा चल रहा है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पेस एक्सप्लोरेशन, ओके। इसरो के प्रोजेक्ट्स आप मेंशन कर सकते हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेंशन कर सकते हो। ये क्या है,
किसी भी देश के लिए कॉम्पिटिटिव एड्ज प्रोवाइड करते हैं। अगर किसी भी देश की टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस्ड है तो वो उसके लिए क्या है, एक जो टेक्नोलॉजिकल सुपीरियॉरिटी होती है ना, ये इसके बहुत सारे इम्प्लीकेशंस होते हैं, मिलिट्री इम्प्लीकेशन, इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन, डिप्लोमेटिक इम्प्लीकेशंस होते हैं। तो टेक्नोलॉजिकल पावर एक बहुत स्ट्रॉन्ग या इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट होता है नेशनल पावर का। इसीलिए जैसे कि इंडिया में आप देखोगे कि इस प्रेजेंट टाइम पे हम इसकी पावर को समझते हैं और हम इनोवेशन को कितना ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। ओके, इसके एग्जांपल्स भी आप देख सकते हो। जियोग्राफिकल लोकेशन, अब किसी भी कंट्री की जो स्ट्रैटेजिक पोजीशन होती है ग्लोब में ना, वो बहुत मैटर करती है। मैंने इंडिया का एग्जांपल दिया आपको कि इंडिया का जो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है इंडियन ओशियन में, ये इंडिया के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्रोवाइड करती है। ओके, अब यहाँ पे बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन रूट्स हैं इंडियन ओशियन से लेके पैसिफिक ओशियन एंड ऑल। देन एक्सेस टू रिसोर्सेज, ओके, जैसे कि जो मेराइन रिसोर्सेज हैं, ओके, वो वगैरह फिशरीज़ हो गए। इसके बाद से आप जो और भी जो पावर जो रीजनल लेवल पे पावर को प्रोजेक्ट करने पे बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। अब जैसे मान लीजिए दुनिया भर की जो कंट्रीज़ हैं, मेजर कंट्रीज़, स्पेशली यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अगर इसको चाइना को कंटेन करना है या इंडो पैसिफिक एरिया में अपना जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो प्लान है, उसको एग्जीक्यूट करना है, तो यहाँ पे इंडिया बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो आप देखोगे कि जो क्वाड का फॉर्मेशन हुआ है जिसमें इंडिया को भी एज अ मेंबर इंक्लूड किया गया है, ये इंडिया की स्ट्रैटेजिक लोकेशन की वजह से है। गेटिंग इट? तो स्ट्रैटेजिक लोकेशन बहुत मैटर करती है। नेक्स्ट आ जाते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। अब नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि एनर्जी के जो कंपोनेंट्स होते हैं, ओके, फॉसिल फ्यूल्स हो गए या सोलर एनर्जी हो गई, मिनरल्स हो गए। अब देखेंगे कि रिसेंट में कंट्रीज़ के बीच में एक रेस लगी थी कि लिथियम का किस तरीके से लिथियम को स्टोरेज करना है। तो चाइना ने, आप देखोगे कि चाइना ने लिथियम का बहुत ज़्यादा स्टोरेज कर रखा है और अपने आप को एक ऐसी पोजीशन में ला दिया कि दुनिया में अगर लिथियम की ज़रूरत पड़ेगी तो उसके मैक्सिमम स्टॉक किसके पास रहेंगे, चाइना के पास में। तो फिर कंट्रीज़ को क्या करना होगा, चाइना पे डिपेंडेंट रहना होगा लिथियम रिलेटेड जो आइटम्स है उसके लिए। अब लिथियम का प्रयोग बहुत सारी चीज़ों में होता है, जैसे कि प्रेजेंट में इलेक्ट्रिक व्हीकल को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है क्लीन एनर्जी के लिए, ओके, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को रोकने के लिए। तो अब इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो चार्जेबल बैटरीज होती हैं उस पर लिथियम का इस्तेमाल होता है, और भी मल्टीपल यूज़ हैं। तो ये जो वैल्यूएबल जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं ना, ये भी नेशनल पावर को इंक्रीज़ करते, इन्हेंस करते हैं। गेटिंग इट? तो क्योंकि जो मिनरल्स हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वो किसी भी देश के इंडस्ट्रियल बेस होते हैं। और जब इंडस्ट्रियल बेस आपका स्ट्रॉन्ग होगा, आपके पास नेचुरल रिसोर्सेज होंगे, तो स्वाभाविक सी बात है आपके इकोनॉमी अच्छी होगी किसी भी देश की। और इकोनॉमी तो बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है नेशनल पावर का। गेटिंग इट? देन नेक्स्ट आता है पॉपुलेशन एंड ह्यूमन कैपिटल। हाल ही में आपने एक चीज़ सुनी होगी कि जो इंडिया की यंग पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। तो हम इसे कहते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड। आपने ये टर्म सुना होगा, डेमोग्राफिक डिविडेंड, जहाँ पे यंग पॉपुलेशन जो वर्किंग एज में होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा है। तो इंडिया का जो हाई डेमोग्राफिक डिविडेंड है, अगर इसको वेल एजुकेट किया जाए, इसे स्किल्ड वर्क फोर्स पे कन्वर्ट किया जाए, तो ये कंट्रीब्यूट कर सकता है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड देश की इनोवेशन में। ओके, तो इस तरीके से आप देखोगे कि भाई दुनिया भर, जैसे मान लीजिए यूरोपियन कंट्रीज़ या यूएसए की पॉपुलेशन बहुत कम है, तो इंडियंस की जो स्किल्ड वर्क फोर्स है उनको वहाँ पर जॉब ऑफर हो जाते हैं बहुत आसानी से। ओके, तो जो पॉपुलेशन है, ह्यूमन कैपिटल है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है नेशनल पावर का। अगर बट हाँ, पॉपुलेशन, मात्र पॉपुलेशन होने से कोई मैटर नहीं करेगा, बट वो वेल एजुकेटेड एंड स्किल्ड होने चाहिए। आजकल देखोगे इसीलिए इंडिया में जो स्किल डेवलपमेंट है इस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। स्किल डेवलपमेंट के बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं। तो ये इस चीज़ को देखते हुए कि भाई जो हमारी पॉपुलेशन है, जो हमारी ह्यूमन कैपिटल है, हम उसका कैसे बेटर यूटिलाइजेशन करें, उसे एक ह्यूमन रिसोर्स में कैसे कन्वर्ट करें। गेटिंग इट?
नेक्स्ट आते हैं जैसे सिक्योरिटी अलायंस। सिक्योरिटी अलायंस भी एक इम्पॉर्टेंट पावर है, नेशनल पावर का कंपोनेंट है कि भाई हमारी अलायंसेस किन किन देशों के साथ में है। अलायंसेस का मतलब होता है ग्रुपिज्म, ग्रुप जो बनाते हो आप। तो अगर आपके मेजर पावर के साथ में ग्रुपिज्म है, ओके, आप ग्रुप ने बनाया हुआ है, तो आप कलेक्टिव डिफेंस कर सकते हो, जो रिसोर्सेज हैं उनको शेयर कर सकते हो, और कंट्री की पोजीशन स्ट्रेंथन होती है इससे इंटरनेशनल रिलेशन में, क्योंकि कंट्रीज सपोर्ट करती हैं एक दूसरे को। ओके, इसी तरीके से न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़। ओके, दो की जो वर्ल्ड लेवल पे न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन को रोकने की बात की जाती है और इसके कैंपेन चलाए जाते हैं, बट न्यूक्लियर डिटरेंस क्या करता है, डिस्करेज करता है आपके एनिमी कंट्री को कि भाई आपके खिलाफ कॉन्फ्लिक्ट ना करे या वॉर ना करे, अदरवाइज आपके पास न्यूक्लियर वेपन है, आप उसे इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी भी नेशनल पावर का बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है। तो ये थे नेशनल पावर का मीनिंग एंड नेशनल पावर के वेरियस कंपोनेंट्स। आई होप कि आपने आज का ये सेशन एंजॉय किया होगा, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या सॉफ्ट पावर एंड हार्ड पावर जो वेरियस कॉन्सेप्ट है नेशनल पावर के, उस पर एक लेक्चर चाहिए क्या। ओके, देन अगर आज का ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा या कमेंट कर दीजिएगा गाइज, एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। And yes, thanks for watching. Thanks for all the love and support. See you in the next lecture. Bye bye. Take care. Keep learning. Keep exploring.